हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 6 उपमहाद्वीपीय कृषि और पशुपालन समुदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने की जो हमारी स्ट्रैटेजी होगा वो पुरातात्विक अध्ययन और भौगोलिक अध्ययन का होगा। इस चैप्टर 6 को मैंने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करवा चुका हूं। आज की इस वीडियो के अंदर में हम थर्ड पार्ट करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट में क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 से भी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, फिर पार्ट 3 पे आइए जिससे आप सारा चीज़ समझ पाओ। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, MHI 05 की प्लेलिस्ट को फाइंड आउट कीजिए, फिर वहाँ पर जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फिर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जो हमने पढ़ा है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ रहे हैं कि पूरे भारत उपमहाद्वीप के अंदर में, उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? भारत और भारत के पड़ोसी देश, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, ये सारे आ जाते हैं भारत के उपमहाद्वीप के अंदर में। तो इसके अंदर में जो कृषि और पशुपालन समुदाय थे, किस प्रकार से वो विकसित हो रहे थे, और सबसे मेनली वहाँ पे ताम्रपाषाण युग का शुरुआत किस प्रकार से हो रहा था, लोह युग की शुरुआत कैसे हो रहा था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर में बात किया था नवपाषाण और ताम्रपाषाण समुदाय के बारे में। मतलब क्या, नवपाषाण लोग जी रहे थे, उसके बाद वो धीरे धीरे उनका कल्चर जो था वो ताम्रपाषाण की ओर ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात किया, पढ़ा कि किस तरह से वो विकसित हो रहे थे। नवपाषाण मतलब क्या होता है? नवपाषाण मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, नए पत्थर का युग। ठीक है, जहाँ पे जो लोग थे नए नए पत्थरों से औजार बना रहे थे, नए नए किस्म के औजार बना रहे थे, तो उसे हमने नवपाषाण माना। और ताम्रपाषाण मतलब क्या कि जहाँ पे तांबे का उपयोग किया जाने लगा उसे हम ताम्रपाषाण युग कहा, और जिनके द्वारा यूज किया गया तांबे का उसे हम ताम्रपाषाण समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा था। इसमें पूरे भारत का स्ट्रक्चर हमने कवर किया था कि पूरा विंध्य से लेकर लद्दाख तक कैसा संस्कृति रही। ठीक है, उत्तर पश्चिम में किस तरह की संस्कृति रही, राजस्थान के अंदर में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ किस प्रकार की थी, और दक्षिण भारत के अंदर में नवपाषाण संस्कृतियाँ किस प्रकार से रही, भस्म टीला क्या था, ठीक है, पठार में अंतर क्या था, सारा कुछ हमने कवर किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर में। सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन संस्कृतियां, जो सिमिलर संस्कृतियां थी हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती, उनके बारे में हमने बात किया था। जिसमें हमने उत्तर पश्चिम की लौह तकनीक के बारे में बात किया था, जहाँ पे कई तरह के साक्ष्य मिले, कील मिली। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि के आधार पर। और राजस्थान के जो आहार संस्कृति थी उसके बारे में हमने जाना था। महाराष्ट्र की मालवा संस्कृति हमने जाना था। बिहार की दोआब संस्कृति, जो बिहार यूपी के अंदर में जो दोआब संस्कृति है गंगा घाटी के किनारे में बसी हुई, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर में लौह क्षितिज की हम स्टार्ट करने वाले हैं। लौह क्षितिज होता क्या है? तो मतलब देखो, हमने नवपाषाण से हम ताम्रपाषाण की ओर आए। ठीक है, जैसे लोग जो पहले थे पाषाण युग में थे, जो पुराने पत्थर का युग होता है। ठीक है, पूरा पाषाण जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हम आए नवपाषाण में, नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, जहाँ पे नए पत्थरों का उपयोग हो रहा था। उसके बाद में हम एंटर किए ताम्रपाषाण में, नवपाषाण से ताम्रपाषाण में, जहाँ पे तांबे का उपयोग किया गया। अब हम ताम्रपाषाण से लोह युग में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे लोहे का उपयोग होगा। ठीक है, समझ में आता है? तो इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर चलता है। आज की इस वीडियो के अंदर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, और अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, क्योंकि इसमें अक्सर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का आपका चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे हम जो देखते हैं कि नवपाषाण, यहाँ पे नवपाषाण ताम्रपाषाण लोह युग का आरंभ दिखाता है। ठीक है, जिसके अंदर में पढ़ना क्या है सबसे मेन, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की परिवर्तित हड़प्पा और स्थानीय संस्कृतियों का एकीकरण। परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, पहले इसको समझ लेते तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ का समझ में आएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता का एक टाइम पीरियड है, मान लो। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो इसका आरंभ देखा जाता है 2200 ईसा पूर्व से आरंभ देखा जाता है। ठीक है, 2200 ईसा पूर्व से इसका आरंभ देखा जाता है, पर इसका जो पतन का टाइम देखा जाता है, जहाँ पे पतन होता है, वो 2000 ईसा पूर्व तक चलता है, और उसके बाद धीरे 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 करते करते खत्म हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। पर हड़प्पा सभ्यता जैसे इस क्षेत्र में फैला हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ, पर इसके बाद जो जहाँ जहाँ पे विकसित हुआ, दूसरे जगह पे जो
एक जगह से दूसरी जगह जो संस्कृति फैली वहाँ पे उस टाइम पे ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद भी वहाँ पे चल रही होती है, कहीं जगह पे शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब हम कार्बन C14 की मदद से जब डेटिंग करते हैं, चीज़ों का जो तिथि निर्धारण करते हैं कि क्या टाइम पीरियड है किसी भी पुरातात्विक चीज़ का, सजीव चीज़ का, तो हमें ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का पतन तो 2000 ईसा पूर्व में हो गया, 2200 से शुरुआत होता है और 2000 ईसा पूर्व में ख़त्म हो गया। पर कई जगहों पे जो पतन का काल देखा गया वो 1800 ईसा पूर्व देखा गया, 1500 ईसा पूर्व देखा गया। तो इसका रीज़न ये माना गया कि हड़प्पा सभ्यता में शुरुआत पहले हुई, उसके बाद यहाँ से लोगों ने उठाकर यहाँ पे ले आए और यहाँ पे उनकी संस्कृति चलने लगी। ठीक है, इधर हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, इनका भी पतन नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने लेट शुरू किया। ठीक है, यहाँ से फिर कहीं और गया तो वहाँ पे और लेट शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृति फैलती चली गई और इनका जो टाइम पीरियड था वो बढ़ता चला गया, जिसके कारण से हम कहते हैं परिवर्तित हड़प्पा, लेट हड़प्पा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। और यही कारण है कि पूरे भारत के अंदर में अलग अलग साइट्स मिले हड़प्पा के। ठीक है, जिसे हम लेट हड़प्पा या परिवर्तित हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इस चैप्टर के अंदर में आपको ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है नॉर्मली। इस चैप्टर मतलब यहाँ से जो आज इसके पार्ट के अंदर में आपको मेन लेट हड़प्पा समझना है। ठीक है, जो आप अभी मुखिया तंत्र पढ़ने वाले हैं उसको समझना है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों नीचे में, तो किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, जिसमें जो ईंट मिलती है, मृत भांड मिलते हैं, तो उनके आधार पर हम डेटिंग करते हैं। ठीक है, डेटिंग करने की विधि क्या है, तो C14 जिसे हम रेडियो कार्बन विधि के नाम मतलब कार्बन रेडियो विधि के अनुसार हम डेट करते हैं किसी भी सजीव चीज़ का एक निर्धारित टाइम पीरियड का अनुमान लगाते हैं कि भैया इसका जो चीज़ है ये इस टाइम पीरियड में रही होगी। कैसे किया जाता है, तो कोई भी सजीव चीज़ है, मान लो पेड़ है, पेड़ को जल गया, उसका जो लक्कड़ है वो बचा है, या पेड़ जमीन में दब गया ऊपर उसका एक अंश बचा रह गया। ठीक है, मान लो लक्कड़ से आपने पेंसिल बनाई। ठीक है, पेंसिल आपने अब गिरा हुआ जमीन में दब गया और 200 साल 500 साल बाद अब उसे निकाला जाएगा, तब जो वैज्ञानिक हैं अगर उन्हें डेट पता करना होगा तो वो जानते हैं कि जो ये पेंसिल बनी ये किसी सजीव चीज़ से बनी। तो इसकी हर सजीव चीज़ के अंदर में कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन को फिर उसका कार्बन की मात्रा का पता लगाएंगे कितना मात्रा है, फिर उसके अनुसार अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, कि इस चीज़ की जो आयु है कितनी रही होगी, कितने वर्ष पहले ये बनी होगी, कितने वर्ष पहले ये अस्तित्व में आई होगी, ये उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, उसके अनुसार ही इन सभी चीज़ों का डेट अनुमान लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे भारत के अंदर में साइट्स मिले जिन्हें हम हड़प्पा साइट्स के लेट हड़प्पा साइट्स के तौर पे जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका उत्तर पश्चिम पाकिस्तान गांधार कब्र संस्कृति। ठीक है, पश्चिम कश्मीर के अल्मोड़ा संस्कृति। ठीक है, महापाषाणी संस्कृति, मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति। ठीक है, महाराष्ट्र की मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, महापाषाणी सवदा स्थलीय, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की ब्लैक एंड रेड वेयर और ब्लैक ऑन रेड वेयर वाले ताम्रपाषाण क्षितिज। ये ब्लैक एंड रेड वेयर क्या है, तो ब्लैक एंड रेड, ब्लैक मतलब काले, रेड मतलब लाल। ठीक है, और वेयर मतलब होता है बर्तन। जहाँ पे काले लाल रंग के जो बर्तन मिले उसे ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के तौर पे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका ये मैंने तो सिंपल बता दिया, ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब काला लाल, ऐसा नहीं, पर जो हिंदी में उसका नाम है वो बहुत अजीब गरीब नाम है। ठीक है, तो आप एक बार जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखोगे OOPC का यहाँ पे लिखा हुआ है गेरुवणी मृत भांड। ठीक है, तो इस तरह से वेयर मतलब मृत भांड होता है, बर्तन। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें किस किस प्रकार की संस्कृति आपको दिखती है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मुखिया तंत्र के बारे में। यहाँ पे मुखिया तंत्र होता क्या है, सबसे पहले ये बताएं। तो मतलब इसकी बात करें तो मुखिया तंत्र की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भी हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वहाँ पे दो तरह की बस्तियाँ हमें मिली थी। बस्तियाँ कौन कौन सी थी, तो एक दुर्ग था, ठीक है, और दूसरा क्या था, निचला शहर। दुर्ग क्या था, ऊंचाई पे बसा हुआ था, निचला शहर थोड़ा नीचे में था। तो जिसके कारण से हम ये अनुमान लगाते हैं कि दुर्ग के अंदर में बहुत ज़्यादा सुविधा थी, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या थे, थोड़े उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, तो उसको हम एक तरह से मुखिया तंत्र मानते हैं, मतलब राजा महाराजा या फिर जो उनके उच्च अधिकारी रहते होंगे वो रहते होंगे जो मुखिया तंत्र के तौर पर। मुखिया होता क्या है, जो पूरे समुदाय को ट्रीट करता है, लीड करता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हम बात करते हैं मुखिया तंत्र की, पर यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से सिमिलर जो संस्कृतियाँ मिली पूरे भारत के अंदर में उसकी हम बात करते हैं। तो जब हम महाराष्ट्र की मालवा संस्कृति को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे इमाम गांव नाम का एक मतलब पूरा मिलता है आपको।
ठीक है। तो वहाँ पे कई तरह के और भी संस्कृतियाँ मिलती है, पर इमाम गांव नाम का जो पूरा संस्कृति था उसके अंदर में जो बस्तियाँ मिली वो कई टुकड़ों में बटी हुई थी। ठीक है, कुछ बड़ी बस्ती थी, कुछ छोटी बस्ती थी। ठीक है, कुछ बड़े मतलब काफ़ी छोटी बस्तियाँ थी। तो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। और जैसे 9 गांव की बस्ती, 10 गांव की बस्ती, 12 गांव की बस्ती, और हेक्टेयर के हिसाब से बड़ा छोटा था। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जहाँ पे ज़्यादा सुविधा थी, ठीक है, तो उसके अनुसार उन्होंने ये अनुमान लगा कि चलिए, जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो ये जगह होगी वो किसी न किसी तरह से चीफ, जो मतलब जो मुखिया होता है उसका होगा। ठीक है, वो यहाँ पे रहता होगा, जिसके कारण से यहाँ पे ज़्यादा सुविधा अवेलेबल है। सपोज करो आज के समय में अगर दिल्ली में कोई आएगा तो दिल्ली के अंदर में क्या है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री का आवास मिलेगा, संसद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राज्यसभा, विधानसभा, सब कुछ मिलेगा। जितने भी सांसद होते हैं सबका घर यहाँ पे बना हुआ है। तो उस छूट से ही बोलेगा कि भैया ये दिल्ली मतलब क्या है, ये कैपिटल है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है। अगर कोई मुंबई जाएगा तो वहाँ पे क्या दिखेगा, हर गली मोहल्ले में फिल्म के पोस्टर्स दिखेंगे। ठीक है, स्टूडियो दिखेगा जहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती है वो दिखेगा, तो स्टेज दिखेगा। तो उनको ये पता चलेगा कि ये जो है क्या, फिल्म सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्मों का प्रभाव रहा होगा। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली पता चलेगा लोगों का। तो उस तरह की परिकल्पना करते हैं हम भी यहाँ पे, जहाँ पे अब देखिए जैसे इमाम गांव के अंदर में क्या हुआ, वहाँ पे जो संस्कृति थी हमें पता चली कि इससे इस तरह के लोग हैं, यहाँ पे इस तरह की सुविधा है। तो हम एक तरह से कल्पना करते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो थोड़ा विकसित होंगे और वो चीफ के तौर पर यहाँ पे ट्रीट किया जाता होगा उन्हें। जैसे इमाम गांव के अंदर में मिला क्या, तो दुर्ग की दीवारें, मतलब जो उनके घर थे वो चारों तरफ से दुर्ग के घिरे हुए थे, दीवारों से घिरी हुई थी। सिंचाई के लिए नहर बनाया गया था, जबकि कई जगहों पे नहर नहीं मिलता था, तो सिंचाई करने के लिए खेतों में नहर का निर्माण किया गया था। विशालकाय बांध बनाए गए थे जिससे बाढ़ जैसी संभावनाएं ना हो। अन्न भंडार बनाया गया था जहाँ पे अनाज को रखा जा सके। ठीक है, कोठरी बनाया गया था जहाँ पे अनाज को रखा जा सके, और गड्ढानुमा भंडार गृह भी बनाया गया था जहाँ पे अनाज को रखा जा सके। तो कई तरह के अनाज गृह मिले जो अलग अलग सिचुएशन में काम करते होंगे। तो उसके कारण से हम ये कहते हैं कि भैया ये जो जगह है ये किसका था, मुखिया तंत्र का था। ठीक है, जो चीफ होते थे उनका होता होगा। ठीक है, 5 कमरे वाले घर, अब बड़े बड़े घर मिल रहे हैं जिसमें 5-5 कमरे बने हुए थे। जैसे नॉर्मली बाकी जगहों पे क्या मिले थे, 3 कमरे 2 कमरे वाले घर मिले थे, पर यहाँ पे 5 कमरे वाले मिल रहे। तो इसका मतलब ये भी देखते हैं कि वो ज़्यादा अमीर होगा। ये सारी चीज़ें हम कल्पना करते हैं। ठीक है, शवदाह, यहाँ पे जो सब मतलब लाश को दबाने की जगह जो थी, गाड़ने की जगह, ये भी बहुत ज़्यादा अद्भुत थी। यहाँ पे क्या होता था कि गड्ढे के अंदर में 4 पैर वाला एक मिट्टी का बर्तन मिलता था। वहाँ पे जो लाश की कंकाल होते थे वो बैठे हुए या अलग अलग शेप में, स्ट्रक्चर में मिलते थे। ज़्यादा कंकाल तो नहीं मिले। यहाँ पे आप अपनी अगर बुक में देखोगे तो एक इमेज भी दे रखा है। ठीक है, तो ये शवदाह के अंदर में जो हमें संकेत मिले हैं, यहाँ पे माना जाता था कि अष्टानिक मतलब यज्ञ वेग का भी कोई चक्कर रहता होगा, जिसके कारण से इस तरह की चीज़ें हमें मिली हैं। मतलब जैसे गड्ढा खोद कर, ठीक है, वहाँ पे सबको दफनाया जाता था और सबके साथ में 4 पैर वाले बर्तन को भी रखा जाता था। ठीक है, वहाँ पे जो सब मिलते थे वो अक्सर पालथी मारकर बैठे हुए, जैसे मान लो वो आसन उन्होंने ग्रहण किया हो, समाधि ले रखी हो। ठीक है, समाधि के अंदर में उन्हें दफना दिया गया हो। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो लोगों जो विशेषज्ञ थे उनका ये मानना था कि अनुष्ठानिक शवदाह मतलब जहाँ पे यज्ञ के प्रोसेस से इनको दफनाया गया होगा। पर कई सारे जो शवदाह थे वो खाली मिले, जहाँ पे सिर्फ बर्तन जैसे मृत भांड जो ये 4 पैरों वाले थे वो सिर्फ मिले। उस पर कई तरह के नक्काशी की गई हुई थी, अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए थे। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे मुखिया तंत्र में, जिसके कारण से हम इन्हें मुखिया तंत्र के तौर पर देखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो उत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक जटिलताओं की ओर बढ़ता कदम। अब इसके अंदर में क्या हो जाता है कि जो उत्तर भारत के अंदर में जो संस्कृति थी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रही थी। ठीक है, और 600 ईसा पूर्व के आसपास में मतलब ये विकसित होना शुरू हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम भारत के अलग अलग हिस्सों में मतलब एक समय पे अलग अलग हिस्सों में कई तरह की चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे हम व्यापारिक संकेत भी देखने के लिए मिलता है। व्यापारिक संकेत कैसे, अब देखो ये ज़्यादा सारे आपको जो बर्तन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे सारा, ये अलग अलग मिला। तो इस तरह की जो मिट्टी है, मान लो सिर्फ मालवा संस्कृति में ही मिलना है, पर आपको राजस्थान की आहार संस्कृति में इस तरह के बर्तन देखने के लिए मिल रहे। तो हम ये मान के चल रहे थे कि शायद एक जगह से दूसरी जगह व्यापार तंत्र का आरंभ हुआ होगा, जिसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह फैलाव हुआ। ठीक है, जो ताम्रपाषाण के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले वो राजस्थान से मिले, पर उसी का साक्ष्य मालवा संस्कृति में भी देखने के लिए मिलता है। दोआब क्षेत्र जो गंगा बिहार और दोआब गंगा के जो दोआब क्षेत्र था वहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि व्यापार का भी यहाँ पर आरंभ हो रखा था।
ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको देखने के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ें। ठीक है, इसमें कई तरह के ताम्र पाषाण मिश्रित धातुओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के मनके, मोती बनाई गई थी, और इसको हमने मतलब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको अर्ध मतलब बहुमूल्य माना गया कि बहुत ज़्यादा कीमती है उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, और आज भी दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक प्रेफर किया था कि अगर आप कभी म्यूजियम जाओ, ठीक है, तो आप साइंस म्यूजियम, कोई सी म्यूजियम जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, हिस्ट्री की दिखेगी। ठीक है, आप वहाँ पे नेशनल म्यूजियम जाओ, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम जाओ, वहाँ पे जब आप देखोगे तो अलग अलग तरह के अभिलेख आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह की चीज़ें जो औजार में दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह के औजार देखने के लिए मिलेंगे आपको, और आप रियली उसको देखकर आप बोलोगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसी है ये, मतलब कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप जाओ कभी। ठीक है, टाइम निकाल कर, पूरा टाइम दो उसमें म्यूजियम में घूमने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी म्यूजियम से। ठीक है, जब आप मतलब एक तरह का सजेशन है कि जब आप म्यूजियम में जाओगे तो आप जो भी बुक में पढ़ रहे हो आपको रियलिटी में दिखेगा, फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाओगे कि ये ऐसा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं म्यूजियम जरूर जाएं। ठीक है, एक बार देख के आएँ क्या चीज़ें, और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने क्या फील किया। अगर आप में हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप इसको पढ़ रहे हो और उसके बाद म्यूजियम में जाके आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है लौह तकनीक का मुद्दा। ठीक है, लौह तकनीक का बड़ा पेचीदा मुद्दा रहा। रीज़न क्या रहा कि अलग अलग जगहों पे वैज्ञानिक अलग अलग कल्पना करते हैं कि लौह आयाम जो थे उस शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, जिसमें अलग अलग जगहों पे लोहे का उपयोग किया जा रहा था। अब यहाँ पे ये मानते हैं कि लोहे की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, ये किसी को आइडिया नहीं मिलता है। नॉर्मली अलग अलग टाइम पीरियड पे, जैसे हड़प्पा में जो लोहे की साक्ष्य मिले, या राजस्थान के आसपास में जो ताम्र पाषाण के साक्ष्य मिले, और उसके आगे की संस्कृति में लोहे के साक्ष्य मिले, तो उसका डेटिंग जो किया गया कार्बन रेडियो के द्वारा, तो उसकी डेटिंग अलग अलग मिली। C14 के तहत कहीं पे 1100 ईसा पूर्व दिखाता है, कहीं पे 1300 ईसा पूर्व दिखाता है, तो एक कहीं पे 1700 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड रहता है। तो जिसके कारण से कि एग्जैक्ट डेट का हमें पता नहीं चलता कि कब से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा विधि चलता है। तो यहाँ पे आपका लौह तकनीक का मुद्दा भी रह जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपका आ जाता है एक पॉइंट आपका वैदिक साहित्य और सवाल और मुद्दे। वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो हमारे भारत के अंदर में विशाल वैदिक ग्रंथ मिले हैं, जिसके अंदर में ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, अर्थवेद, ठीक है, सामवेद, ये सारे वेद मिले हैं हमें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये सारे वेद है, जिसके अंदर में पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो कई बार जो वैज्ञानिक हैं उसके आधार पर भी कल्पना करते हैं कि किस तरह से चीज़ें लिखी गई थी, तो क्या वो उस समय हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये हमें पता चलता है जो ऋग्वेद, ये जो चारों वेद हैं, उनका जो टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व के आसपास का आता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता हम 2200 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 2000 ईसा पूर्व की में पतन की बात कर रहे हैं। ये सारी जो संस्कृतियाँ हैं वो 1600-1700 में ख़त्म हो जाती हैं। तो उसके बाद में 500-700 साल का गैप है। ठीक है, तो 500-700 साल के बीच बाद में ये सारी संस्कृतियाँ की शुरुआत होती है, जो ये वेद मिले हैं उसकी शुरुआत होती है। तो किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, तो ये यहाँ पे मतभेदों की हम बात करते हैं, सवाल और मुद्दों के अंदर में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। लास्ट यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन के ऊपर में कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है। आपको बस ध्यान से वीडियो देखनी है, पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को अगर आप देखोगे सीरियल वाइज तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो संस्कृतियाँ थी उसको मानचित्र में दर्शाओ। इसको भी मैंने आपको बताया था, मैप भी करवाया था कि कहाँ पे कौन सी संस्कृति है, तो आप उसको देखोगे जब वीडियो 1, 2 के अंदर में, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे उत्तर पश्चिम और राजस्थान की ताम्रपाषाण संस्कृति और भस्म टीले की बात करता है। तो भस्म टीला क्या होता है, जो राख से, भस्म मतलब क्या होता है, भस्म मतलब जला हुआ, ठीक है, और उसको टीला मतलब वो जले हुए टीले के, जैसे मान लो लक्कड़ उक्कड़ है या राख, मतलब घर के अंदर का कुछ चीज़ें फेंकी गई, ठीक है, तो धीरे धीरे एक टीला जैसा बन जाता है। या जैसे जानवरों को जहाँ बांधा गया तो उसका जो मल मूत्र इकट्ठा किया जाता है उसको एक इकट्ठा कर दिया गया, धीरे धीरे इकट्ठा करते एक पहाड़ जैसा, टीला जैसा बन गया। टीला जैसा बनने के बाद में वो ज़्यादा सूख गया तो उसमें अपने आप कई बार आग लग जाता था, धूप की रोशनी ज़्यादा होने के कारण, या फिर कई बार आग लगा दिया जाता था। तो उसके बाद ये भस्म टीला का यहाँ पे शुरुआत होता है और यही यहाँ पे बनता है आगे, ठीक है, मतलब इस तरह से भस्म टीला आता है। आगे हम बात करें तो दक्षिण पठारों की भी यहाँ पे चर्चा की जाती है कि दक्षिण पठार किस प्रकार के थे, कैसे थे, ठीक है, ये भी हम देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि समुदाय और पशुपालक के रूप में भी यहाँ पे चर्चा की गई है
कि जो भारतीय समुदाय था किस प्रकार से पशुपालक और कृषि को मतलब करता था, जिसमें मालवा संस्कृति, जैसे कि आप बिहार और यूपी के अंदर में जो गंगा नदी बहती है वहाँ के आसपास की जो संस्कृति थी वहाँ पे हमें कई तरह के साक्ष्य मिले, ठीक है, जिसमें घर उनके बनावट, घरों की बनावट, वहाँ पे बर्तनों का किस प्रकार से उपयोग किया गया, ठीक है, बर्तन की जो संस्कृतियाँ थी किस प्रकार की थी, मतलब जिस पर नक्काशी की गई थी, अलग अलग जगह से जो व्यापारिक संकेत मिले वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हम आरंभिक कृषि और पशुपालन को देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों किस प्रकार से जानवरों के लिए अलग घर बनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं, जहाँ पे लेट हड़प्पा सभ्यता हम बोलते हैं जिसे, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कई जगह पे हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पे अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो हम इसे लेट हड़प्पा सभ्यता के तौर पे बात करते हैं, जिससे इसी वीडियो के अंदर में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे एकीकरण मतलब दोनों किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो दोनों के अंदर में जो चीज़ें थी काफ़ी हद तक सिमिलर थी, समकालीन थी, ठीक है, मतलब सेम चीज़ें सिमिलर थी, बस उनका जो डेट था स्टार्टिंग और एंडिंग का डेट वो अलग अलग देखने के लिए हमें मिलता है। उपमहाद्वीप एवं नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृतियों में मुख्य तंत्र का अस्तित्व की संभावना, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मुख्य तंत्र का क्या है, तो जो वहाँ के जो स्ट्रक्चर थे, जो वहाँ पे लोग जिस तरह से रहते थे, जिस घरों में रहते थे, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पे एक मुख्य तंत्र व्यवस्था होगा जहाँ पे लोग सभी किसी न किसी व्यक्ति के अंडर में कार्य करते होंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो दुर्ग का किला, तो दुर्ग मतलब क्या है कि पूरा किलेदार है, और एक निचला शहर है, निचला शहर ऐसे खुला हुआ है और मतलब नॉर्मली रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि भैया आम लोग रहते होंगे यहाँ पे, और जहाँ पे किला बंद है, जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, स्नानागार बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया ये एक स्पेशल किसी व्यक्ति का रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम मुखिया के तौर पे देखते हैं, मुखिया तंत्र के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो ये पूरा 5 क्वेश्चन था, यहाँ पे MHI 05 का जो आपका लेसन 6 था वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको एक काम करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। छोटा सा 29 रुपये का अमाउंट पे करके आप हमारे चैनल को मंथली मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटी मिल सकती है, ठीक है, और आप चाहें तो हमारे लिए थैंक्स पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।